नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज नरेंद्र मोदी ने गिनती शुरू की तो विरोधियों की गिनती कम पड़ गई। विरोधी जो काउंटिंग लेकर आए, मोदी की काउंटिंग के आगे वो थ्योरी भी फेल हो गई। नरेंद्र मोदी ने अपना वोट बैंक दुनिया को बता दिया, जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से कहीं ज्यादा निकला। तो फिर नरेंद्र मोदी के पास ऐसा कौन सा वोट बैंक है जो राहुल, नीतीश, लालू, ममता, अखिलेश किसी और के पास नहीं हो सकता? मोदी के सारे सियासी दुश्मन 2 चुनाव हारने के बाद भी नरेंद्र मोदी पर ठीक से रिसर्च नहीं कर पाए। मोदी विरोधियों की रिसर्च कमजोर है, इसलिए डेटा भी सही नहीं निकलता। कमजोर रिसर्च, पुराना डेटा जब आप किसी फॉर्मूले में फिट करते हैं तो सटीक आंकड़ा नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी की पार्टी इस वक्त जाति पर नहीं, एक एक ब्लॉक, एक एक गांव के लेवल तक रिसर्च कर चुकी है। मोदी की पार्टी के पास जो आंकड़ा है, पता चला है कि उसमें एक एक गांव, एक एक मोहल्ले की डिटेल है। यहां तक पता है कि किस जाति के कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग मोदी की तरफ हैं, कितने लोग खिलाफ हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में मोदी विरोधी अलायंस ने जाति सर्वे निकाल लिया, लेकिन मोदी ने 24 घंटे में अपना सर्वे बता डाला। मोदी का नया सर्वे क्या है, इसके एक एक पन्ने को इस रिपोर्ट से समझाते हैं। प्रधानमंत्री की जाति क्या है? मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं। नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव अभी तक मोदी की असली जाति नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि मोदी विरोधियों का जाति कैलकुलेटर अलग है और प्रधानमंत्री का कास्ट कैलकुलेटर अलग है। मोदी ने आज अपनी वो जाति बताई जिससे हिंदू वोट भी जुड़ेंगे और मुसलमान समझ गए तो मुसलमान भी मोदी को ही वोट देंगे। मोदी ने जो जाति बताई, उसी जाति में सबसे ज्यादा वोट है। इंडी अलायंस के जात फैक्टर पर मोदी जी वाला कौन सा कास्ट फैक्टर भारी पड़ गया है? मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी। मोदी ने इसके आगे क्या कहा, किसे देश की सबसे बड़ी आबादी बताया? नीतीश ने 215 जातियां गिनाई। मोदी ने आखिर वो कौन सी एक जाति गिनाकर अपनी ताकत दिखाई? मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। मोदी ने किसे सबसे बड़ी जाति बताया, किसे सबसे बड़ी बिरादरी बताया? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? 24 घंटे के भीतर एक झटके में नीतीश, राहुल, अखिलेश, लालू, तेजस्वी का जाति वाला नैरेटिव प्रधानमंत्री ने कैसे पंक्चर कर दिया? नीतीश कास्ट सेंसस का प्रचार करते रह गए, मोदी ने उसका काट ढूंढ निकाला। कौन सा समाधान देश को बतलाया? विरोधी 200 से ज्यादा जातियों के नंबर्स लेकर आए, खूब शोर मचाया, खूब ताली बजाई। राहुल जितनी आबादी उतना हक का टेप लेकर आए। मोदी को डरा डरा, सहमा सहमा बताया। मोदी तो घबरा गए, कांग्रेस ने यह तक फैलाया। बिहार के जातीय जनगणना वाले आंकड़े मोदी को तकलीफ देंगे, यह तक कहा गया। लेकिन विरोधियों के 215 कास्ट वाले पॉलिटिकल शॉट पर मोदी का एक जाति वाला बाहुबली भारी पड़ गया, हावी हो गया। मोदी ने ऐसी तगड़ी चोट की और मोदी के उस बाहुबली का नाम है गरीब। मोदी के लिए सबसे बड़ी जाति भी गरीब की है और मोदी के लिए 24 में सबसे बड़ा फैक्टर भी यही गरीब है। मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। मोदी की गारंटी मतलब। मोदी ने आज अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाया। मोदी के भाषण का विश्लेषण करेंगे तो 4 बातें साफ पता चलेंगी। गरीब, ईमानदार, मेहनती और देशभक्त।
जब मोदी के सियासी दुश्मन जाति जोड़ रहे थे, वही 1990 के बाद वाला कैलकुलेटर निकाल रहे थे, जिसमें बटन दबाने पर यादव, मुसलमान, कुर्मी, ब्राह्मण, राजपूत, मोची, बनिया ऐसे नंबर जुड़ते थे। उसी हिसाब से टिकट बंटते थे। मोदी ने आज चुनावी मैदान में अपना नया कैलकुलेटर निकाला, लोगों से भी निकलवाया। हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। मोदी चाहते तो बहुत आसानी से इस नए कैलकुलेटर का नाम ही मैं ओबीसी हूं, मुझे वोट दो, ये दे सकते थे। लेकिन मोदी के इस नए कैलकुलेटर में नया फॉर्मूला है। जो गरीब है, मोदी उनके साथ हैं। गरीब पिछड़ा, गरीब सवर्ण, गरीब दलित, गरीब आदिवासी, गरीब मुसलमान, मोदी के नए कैलकुलेटर से नया इमोशनल फॉर्मूला निकला है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मोदी के विरोधी इस केमिस्ट्री को नहीं समझ पा रहे। वो आज भी पुराने जमाने का अंकगणित वाला फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। राजनीतिक निर्लज्जता का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार यहाँ पर जाति गणना की रिपोर्ट जारी कर रही है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ठीक 3.5 घंटे बाद राजनीतिक जहर डाल रहे हैं। कह रहे हैं ये विकास विरोधी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कमिटमेंट जनता के प्रति समर्पण से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कायकी काम है भावना को भड़का के वोट लेना। बिहार में जो स्थिति है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। और भी राज्यों से मांग उठी है। राहुल गांधी जी की ये मांग है, तो इंडिया की जो हमारा अलायंस है उसमें से बहुत से प्रमुख नेताओं की मांग है। निश्चित रूप से जातिगत मतगणना होनी चाहिए। यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, यही तो इंडिया की मांग है। तो निश्चित रूप से हम समर्थन करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, सब जातिगत होनी चाहिए जनगणना, वो इस पर बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं। जातिगत जनगणना की मांग वो हर मोर्चे पे कर रहे हैं, हर अवसर पर कर रहे हैं, जब कभी उनको मौका मिलता है। किस राज्य में कौन सी जाति के कौन से लोग हैं, ये बात सामने आनी चाहिए। इसके अंदर समस्या क्या है? देश के गरीब को सबसे बड़ी जाति बताकर मोदी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे मोदी का गरीब वाला मास्टर स्ट्रोक नीतीश के कास्ट सेंसस पर भारी पड़ेगा, 24 का पूरा अंकगणित बदल कर रख देगा। यह समझने के लिए आपको पहले कुछ आंकड़ों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी ने हर तबके के बीच अपना वोट शेयर बढ़ाया, मगर मोदी को सबसे ज्यादा फायदा गरीबों ने ही पहुंचाया। 2014 में गरीब वर्ग के 24% लोगों ने मोदी को वोट दिया था, तो 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 36% हो गया, यानी सीधे सीधे 12% का फायदा। लोअर मिडिल क्लास के 31% लोगों ने 14 में मोदी को वोट दिया, 19 में आंकड़ा बढ़कर 36% हो गया, यानी 5% का जंप। मिडिल क्लास के 32% वोटर्स ने 14 में बीजेपी को वोट दिया, 19 में नंबर्स बढ़ गए, आंकड़ा 38% हो गया, यानी 6% का फायदा मोदी को यहां भी हुआ। नोट करने वाली बात यह है कि 14 से 19 के बीच लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के वोटों में जहां 5 से 6% का इजाफा हुआ,
वहीं गरीब वर्ग के वोट में 12% का इजाफा हुआ। इसकी बड़ी वजह मोदी सरकार की तरफ से गरीबों के लिए चलाई गई अलग अलग योजनाएं थीं और बिना लीकेज के सीधे गरीबों को फायदा पहुंचाना था। इसी तरह 2019 के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा उन जिलों में हुआ जहां सबसे ज्यादा गरीब आबादी थी। 2019 में यूपी के 10 जिले जो सबसे गरीब जिलों में गिने जाते हैं, उनमें बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। बहराइच, सीतापुर, सोनभद्र, कानपुर, हरदोई, बलरामपुर, गोंडा, फतेहपुर और खीरी, ऐसे 10 जिलों में बीजेपी ने गरीब तबके के वोटर्स को बड़ी संख्या में अपने पाले में किया, जिससे यूपी में एनडीए को 80 में से 64 सीटें मिलीं। इसी तरह बिहार, जहां नीतीश ने जातिगत जनगणना कराई है, वहां के भी 10 सबसे गरीब जिलों में एनडीए का परफॉर्मेंस दमदार रहा था। इनमें से कुछ जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, मधुबनी, खगड़िया, पूर्णिया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और कटिहार। इन जिलों में भी एनडीए को गरीब तबके का भारी समर्थन मिला था और एक सीट छोड़कर एनडीए बिहार की सभी लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी ऐसे जिले हैं जहां गरीब आबादी ज्यादा है, वहां बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था। गरीब वोटर्स को पाले में करने के लिए बीजेपी ने झूठे वादों का नहीं, काम का सहारा लिया और इसका असर 2022 के यूपी चुनाव में कैसे दिखा, अब ये समझिए। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज मोदी गरीबों को देश की सबसे बड़ी जाति क्यों बता रहे हैं। 2022 के यूपी चुनाव में गरीब तबकों में जिन्हें मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा मिला, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। मसलन फ्री राशन पाने वाले 46% गरीबों ने मोदी योगी के नाम पर वोट दिया। इन्हीं गरीबों में से जिनको फ्री राशन नहीं मिला, उनमें से 34% लोगों ने बीजेपी को चुना। यानी फ्री राशन की वजह से 12% ज्यादा गरीबों ने बीजेपी को वोट दिया। यह दिखाता है कि बीजेपी ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है जो काम के नाम पर वोट देता है, और यह वर्ग अभी भी मोदी के साथ है। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा 54% गरीबों ने बीजेपी को चुना, जिनके खाते में डीबीटी के तहत सीधे पैसे पहुंचे। डीबीटी की वजह से लीकेज कम हुए और बिचौलियों की दुकान बंद हुई। ऐसे ही कुछ दलितों और महिलाओं के बीच भी देखा गया। कुल मिलाकर फ्री राशन, खाते में सीधे पैसे आना, मुफ्त इलाज, किसान सम्मान निधि और आवास योजना, इन योजनाओं की बदौलत मोदी ने गरीब तबके को अपना कोर वोटर बना लिया। एनडीए ने इसी की बदौलत 2022 में यूपी की 273 सीटें जीती और अब 24 में भी गरीबों का यही वर्ग मोदी की जीत की हैट्रिक लगाएगा। प्रधानमंत्री ने इसीलिए अपना पूरा फोकस गरीब फैक्टर पर रखा है। विरोधी खेमा देश को जात में फंसाकर 24 में त्रिशंकु लोकसभा लाना चाहता है, मगर मोदी किसी भी तबके को नाराज किए बगैर चुपचाप अपना काम करते हुए, खुद को लोगों के बीच का बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। विरोधी खेमा इसीलिए मोदी की राह में जात पात वाला रोड ब्लॉक लगा रहा है, मोदी को डरपोक तानाशाह बता रहा है। राहुल 90 में से 3 ओबीसी वाला राग अलाप रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। सबकी प्राथमिकता अलग अलग है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कहते थे, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। राहुल कहते हैं पहला हक ओबीसी का है, जबकि मोदी कहते हैं पहला हक गरीबों का है, और ये गरीब ही देश की सबसे बड़ी जाति हैं। इनमें यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, ब्राह्मण भी, मुसलमान भी। मोदी देश को यही समझा रहे हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? बीजेपी आरोप लगा रही है, कह रही है कि मोदी विरोधी इंडी अलायंस का एजेंडा ही यही है कि वो देश को जात पात की आग में भी झोंकेंगे और इसके लिए फेक सर्वे का डेटा जारी करके बेईमानी भी करेंगे। दूसरी तरफ चाइनीज एजेंडे को भारत में प्रमोट करने वाले इकोसिस्टम पर जब एक्शन होगा, धांधली की जांच के लिए जब पूछताछ होगी, तो यही इकोसिस्टम पहले सोशल मीडिया पर हाई तौबा मचाएगा,
मोदी को हिटलर, तानाशाह न जाने क्या क्या बताएगा। और जब इससे मन नहीं भरेगा तो यह फैलाएगा कि मोदी सरकार ने न्यूज क्लिक मामले में एक्शन इसीलिए लिया क्योंकि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। मंगलवार को न्यूज क्लिक के चाइनीज कनेक्शन से जुड़े लोगों पर जब एक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा चोट कांग्रेस को ही लगी। फट से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाला पोस्टर बना कांग्रेस की टाइमलाइन पर चिपक गया। पहले अंग्रेजी वाला पोस्टर आया, फिर हिंदी वाले पोस्टर में कांग्रेस ने माहौल बनाया। और जब बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस का यह चाइनीज कनेक्शन है क्या, तो फटाक से कांग्रेस ने उसमें चाइनीज मोडानी वाला नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन मोदी तो मंगलवार को पूरी तैयारी करके आए थे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस और चीन की सीक्रेट डील पर डायरेक्ट सवाल पूछा। आरोप लगाया कि भारत विरोधी ताकतों से कांग्रेस का यह कैसा रिश्ता है। मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। आज तक कांग्रेस ने यह खुलासा नहीं किया है कि कांग्रेस ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझौता किया है। लेकिन देश देख रहा है इस समझौते के बाद कांग्रेस और ज्यादा भारत की बुराई करने में मजा आने लगी है। भारत के अच्छी बातों को बुरी तरह पेश करने में मजा आ रही है। ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेम ही कम होता जा रहा है। मैं सभी देशवासियों आपको आगाह करता हूं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इस नई साजिश, हमें सतर्क रहना चाहिए। वैसे भी 14 से लेकर अब तक यह चीज देखने को मिली है कि जब भी ईडी, सीबीआई या किसी और जांच एजेंसी ने भारत विरोधी ताकतों को कुचलने की कोशिश की है, भारत में बैठे भ्रष्टाचार में लिप्त विदेशी एजेंट्स को पकड़ने की कोशिश की है, तो सबसे ज्यादा मिर्च कांग्रेस को ही लगी है। रही बात देश के भीतर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी सरकारों की, तो आज इसके 2 उदाहरण मोदी ने दिए। पहला उदाहरण छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लेकर दिया और कहा कि वो मुझसे आंख नहीं मिला सकते। इसके बाद क्या हुआ आप भी सुनिए। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी सरकार का था, छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं। आप कहिए भैया, आपकी भलाई के काम में ये सरकार ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आपका अगर भला चाहते हैं तो वहां आकर के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं आते हैं। इसके 2 कारण है। एक, उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है कि उनके पास यहां आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है, ये मोदी है। अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है, और इसलिए वो आने से डरते हैं, भाग जाते हैं। हाँ भाई, मोदी जी डरते हैं क्योंकि सबको जेल में डालने का, पत्रकारों तक के जेल में डाल देते हैं, तो फिर तो बचत लोग तो डरेंगे। ईटी आईटी तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते मोहल्लों में, उतना वो घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही भाई लोग। जो एक बार जेल चला गया, जमानत भी नहीं होना है, तो डरेंगे ही। दूसरी बात यह है कि हम नगरनार प्लांट का विरोध नहीं कर रहे। नगरनार प्लांट
तो हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया, एनएमडीसी को दिया जमीन, और उसके बाद प्लांट लगा। प्लांट शुरू होने से पहले ही उसे डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में डाल दिया गया, सूची में डाल दिया गया, विनिवेशीकरण करना है। ये कौन सी बात है? प्लांट शुरू नहीं हुआ, उसके पहले बेचने की तैयारी। देश को एक नया स्टील प्लांट मिला है, उसके लिए मैं बधाई दूंगा। नरेंद्र मोदी का एक डायलॉग आज मुस्लिम मोहल्लों में लाउड स्पीकर की तरह गूंजने लगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच माइनॉरिटी की पीठ में छुरा भोंकने वाली है। क्या आपने कभी सोचा था कि मोदी कांग्रेस को लेकर ऐसा कह देंगे? मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं? सच्चाई यह है कि जब से जातिगत जनगणना के आंकड़े आए, एक बात साफ हो गई कि जाति की पॉलिटिक्स करने वाले सबसे पहले मुसलमानों को डंप करेंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन लगा रहे हैं। 14 से 17% मुस्लिम वोट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये सोचकर चल रहे हैं कि इनके वोट तो उन्हें मिलेंगे ही। मोदी ने वही नब्ज पकड़ ली और कह दिया कि जो गरीब मुसलमान है, मैं उसे आबादी से ज्यादा हिस्सेदारी दे रहा हूं। बाकी लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा नंबर बहुत बाद में आएगा। अब फैसला उन लोगों को करना है जो मोदी को वोट नहीं देते। मुस्लिम बस्तियों में क्या चल रहा है, मोदी के इस भाषण की कितनी चर्चा हो रही है, देखिए। क्या मोदी विरोधी मुसलमानों को चौथे नंबर पर डालना चाहते हैं? क्या मोदी विरोधी हक की लड़ाई में मुसलमानों को पीछे खिसकाना चाहते हैं? क्या मोदी विरोधियों ने तय कर लिया है कि वो मुसलमानों का हक मार देंगे? क्या जातिगत जनगणना से मुसलमानों का हक मारने की तैयारी हो रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो जितनी आबादी उतना हक वाला ये नैरेटिव क्यों दिया जा रहा है? कांग्रेस और राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक वाली बात क्यों कर रहे हैं? इसी पैटर्न पर अगर बिहार का हिसाब लगाएं तो मुसलमान कहां आते हैं, ये देखिए। बिहार में अति पिछड़ा यानी ईबीसी सबसे बड़ा वर्ग है 36% का। दूसरे नंबर पर पिछड़ा यानी ओबीसी है 27.12%। बिहार में तीसरे नंबर पर दलित यानी एससी हैं 19.65%। फिर आते हैं मुसलमान जिनकी संख्या है 17.7%। तो क्या इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को चौथे नंबर पर खिसकाना चाहते हैं? यही तो मोदी भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी मुसलमानों को हक देंगे या नहीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कांग्रेस कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। मोदी पूछ रहे हैं कि इसमें मुसलमान कहां खड़े हैं? आबादी के हिसाब से ही अगर बात करनी है तो क्या 82% और 18% का फॉर्मूला चलेगा? 82% यानी कुल हिंदू आबादी, 18% यानी कुल मुस्लिम आबादी। अब कांग्रेस ने सत्ता भूख के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है, नई बातें बोलना शुरू किया है। आजकल क्या कह रहे हैं? जितनी आबादी उतना हक। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इनको वाक्य लिख करके दिया है, उसने सोचा है क्या? जब तुम कह रहे हो तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो।
जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस घोषणा करे, क्या आप अल्पसंख्यकों के विरोधी है क्या? कांग्रेस स्पष्ट करे, आप दक्षिण भारत के विरोधी है क्या? मैं सिद्ध करता हूं, उनकी ये नई सोच दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी छुरा भोंकने वाली सोच है। असल में इस देश में मुसलमानों को वोट बैंक से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं गया। पहले कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति की, उन्हें बस वोट बैंक ही बना रहने दिया। फिर जब 90 के दशक में जातिगत राजनीति का दौर आया तो बिहार यूपी के नेताओं ने भी यही काम किया। अब भी मुसलमानों को लेकर राजनीति बदली नहीं है, बस इतना सा फर्क आ गया है कि मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराया जाता है। लेकिन मोदी जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो फिर वो जाति धर्म नहीं देखते। अगर मोदी भी अपनी जाति और अपने धर्म की बात करते तो ये आंकड़े नजर नहीं आते। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 46 लाख घर बने हैं और इनमें से 18.5 लाख घर मुसलमानों को मिले हैं। इसी तरह से यूपी में 25% मुसलमानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। मेरठ से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका है शाहजहांपुर। यह मुस्लिम आबादी बहुल इलाका है, लेकिन जाटवों के भी यहां पर 600 घर हैं। इस इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 760 घर बने हैं और इनमें से 524 मुसलमानों के घर बने। यानी इस इलाके में कुल 70% मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला है। 760 में से कुल 471 लाभार्थी महिलाएं हैं, यानी 62% महिलाओं को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और 130 लाभार्थी दलित समुदाय से हैं, जबकि 407 लाभार्थी ओबीसी समुदाय से हैं। इसीलिए तो मोदी गरीबों की बात करते हैं। इसीलिए तो मोदी कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है। मोदी इसी गरीब के लिए लड़ रहे हैं। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। बस यही फर्क है जिसे मोदी दर्ज करवाना चाहते हैं। आज से करीब 17 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताया था। मोदी पहला हक गरीबों का बताते हैं। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. मोदी जब गरीब कल्याण की योजनाएं लेकर आते हैं तो उनका फायदा आम लोगों को होता है, गरीबों को होता है। जाति धर्म देखकर योजना का लाभ नहीं मिलता। मोदी जब गरीबों के घर बनाते हैं, जनधन खाते खुलवाते हैं, खाते में सीधे पैसे डलवाते हैं, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन देते हैं या मुफ्त में राशन देते हैं, तो इसका फायदा मुसलमानों समेत सबको होता है। खास तौर पर मुसलमानों के लिए मोदी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, जैसे उड़ान योजना, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मुस्लिम छात्र छात्राओं को मदद की जाती है। शादी शगुन योजना के तहत ग्रेजुएट मुस्लिम लड़कियों की शादी पर 51,000 रुपए की मदद मिलती है। उस्ताद योजना के तहत केंद्र सरकार मुस्लिम कारीगरों को ट्रेनिंग दिलवाती है। इसी तरह से देश के 5 करोड़ मुस्लिम छात्रों को ईदी योजना के तहत छात्रवृत्ति देने का फैसला किया गया है। मोदी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। वो मुसलमानों को वोट बैंक नहीं बल्कि बराबर का नागरिक समझते हैं, लेकिन जो बात जरूरी होती है उसे कह भी देते हैं। इसीलिए तो तेलंगाना में जाकर उन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हैं जिन्होंने हैदराबाद को भारत में शामिल करवाया, वो भी उस जिले में जाकर जो निजाम के नाम से जाना जाता हो। देश तो आजाद हुआ था,
लेकिन हमारा ये हैदराबाद और ये सारा इलाका आजाद नहीं हुआ था। निजाम अड़ंगे लगा करके बैठा था कि नहीं बैठा था? बैठा था कि नहीं बैठा था? एक गुजराती बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने ताकत का परिचय दिया और आपकी आजादी को पक्का कर दिया। आज दूसरा गुजराती बेटा आपकी समृद्धि के लिए आया है, आपके विकास के लिए आया है, आपकी बढ़ाई के लिए आया है। हमने तेलंगाना में नेशनल हाईवेज, नई रेल लाइनों, नए अस्पतालों का निर्माण किया है। भाजपा सरकार ने यहां बीआरएस सरकार को तेलंगाना के विकास के लिए भारी धनराशि भी दी है, लेकिन दुर्भाग्य से बीआरएस ने तेलंगाना के लोगों के लिए भेजागा जो पैसा भेजा ना, उसमें भी लूट चलाई। तेलंगाना में करीब 13% मुसलमान हैं। राज्य की 119 में से 40 सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। इन्हीं तेलंगाना और हैदराबाद के मुसलमानों की वजह से एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स चल रही है और इन्हीं के भरोसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और उनके परिवार की भी राजनीति चल रही है। चुनाव नजदीक आते ही हैदराबाद में ऐसी मजलिसें लगनी शुरू हो गई हैं। मैं वहां पर खड़ा था, केटी रामाराव साहब मेरे को यहाँ पे बुला लिए। अब मेरे को नहीं मालूम कि गाड़ी कौन चला रहा, आप देख लो। अब आप कल दिल्ली से आए थे, उन्होंने आके क्या क्या की बोल के गए। तो उर्दू का एक शेर है कि बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे लोगों का साथ दो, ब्लैकमेलर का साथ मत दो। आप जो लोग नफरत पैदा करें उनका साथ मत दो। और आप हमारा रिकॉर्ड देख रहे हैं, यहां पर राम साहब की हुकूमत है, उनका भी आप रिकॉर्ड देख रहे हैं। मैं बराबर पॉलिटिक्स बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम सियासत नहीं करें तो कोई और सियासत हैदराबाद से कर देगा। तो हम सियासी आदमी हैं, मगर डेवलपमेंट के लिए आगे आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये वही मोदी गैंग है जो मुसलमानों को वोट बैंक के लिए फंसा कर रखता है। ओवैसी तो कई सालों से मुसलमानों के खैरख्वाह बनना चाहते हैं, दावा भी यही करते हैं, लेकिन मोदी एक एक करके सबकी पोल खोल रहे हैं। मोदी पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को समझा रहे हैं कि वो जिनके भरोसे हैं वो तो खुद इधर आने को आतुर हैं। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट पे पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे। याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है।
हमें कोई पागल कुत्ता ने काटा है क्या कि एनडीए में हम जाके शामिल हो जाएं? आज पूरे के पूरे पार्टी आपको एनडीए को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आपको अगर आप देखेंगे, शिवसेना छोड़ के गई है आपको, जनता दल यू आपको छोड़ के गई है, तेलुगु देशम आपको छोड़ के गई है, शिरोमणि अकाली दल आपको छोड़ के गई है। साथ है कौन आपके? सीबीआई, ईडी, आईटी, इनके अलावा है कौन आपके एनडीए में? आज प्राइम मिनिस्टर ये मानते हैं अपने आप को कि वो बहुत क्लीन आदमी है और बाकी पूरा दुनिया करप्ट है। प्राइम मिनिस्टर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या हो गया हिमंत बिस्वा शर्मा पे जो केस था, आपके पार्टी में शामिल हो गए, केस गायब। और आप जब बात करते हो प्राइम मिनिस्टर साहब कि फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है कौन अनुराग ठाकुर? धुमाल के बेटे नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? माधवराव जी के बेटे नहीं है क्या? है कौन जय शाह? कोई क्रिकेटर है? कोई बहुत बड़े कोच हैं? कौन है जय शाह? क्या आपने उनको बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बना दिया? आप जब बात करते हो प्रधानमंत्री जी, सोच के संभल के करना, क्योंकि केसीआर फाइटर है, वो चीटर के साथ काम नहीं करते। केसीआर जी कभी भी जिंदगी में आप जैसे लीडरों के साथ, आप जैसे पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं, हम कोई दिल्ली के गुलाम नहीं है, हम गुजरात के गुलाम नहीं है, दिल्ली के गुलाम नहीं है। हम तेलंगाना जनता के आशीर्वाद से आज तेलंगाना में 2 बार चुने गए। देश में करीब 21 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी है। सबसे ज्यादा असम में 34%, पश्चिम बंगाल में 28%, केरल में 27%, यूपी में करीब 19%, बिहार में 17.7%, झारखंड में 15%, कर्नाटक में 12%, महाराष्ट्र में 11%, राजस्थान में 8.5% मुसलमान हैं और इन राज्यों में मुसलमान विकास के पायदान पर बहुत पीछे खड़ा है। मोदी इसी तस्वीर को बदलना चाहते हैं। वो मुसलमानों को किसी जाति धर्म में नहीं उलझाना चाहते। मोदी का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमान चाहें तो अपने हालात बदल सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों ने आज तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, बीआरएस या ओवैसी जैसे लोगों को ही वोट दिया है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ देकर मोदी ने साबित किया है कि वो उनके लिए क्या करना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।